लिखा होता तो क्या करते, निश्चित अनुपात। उसमें लिखा होता कभी महीने की 5 तारीख को, कभी 10 तारीख को, कभी 22 तारीख को उसको वेतनमान दिया जाता, तो क्या आंसर होता, परिवर्तन। सिंपल सा गेम है, कुछ नहीं है। इतने प्रश्न आते हैं। सेंटर की जो भर्तियां होती हैं जितने भी, जैसे DSSB का विज्ञापन आने वाला है, KVS का हर 2 साल में आती रहती है, NVS की भर्तियां हैं, वहां ये प्रश्न बहुत आता है पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट शेड्यूल के ऊपर, फिक्स सा प्रश्न है। तो उदाहरण देगा आपसे, सबसे बेस्ट होता है अनुपात। अंतराल से बढ़िया कौन है, अनुपात, क्योंकि अनुक्रिया इंपोर्टेंट है, याद रखना, समय से भी ज्यादा। ठीक है, आपसे चारों में से यदि एक नंबर पे पूछे कि सबसे बढ़िया अनुसूची कौन सी है, तो आप क्या करोगे, परिवर्त्य अनुपात। दूसरी क्या बताओगे, निश्चित अनुपात। तीसरी क्या बताओगे, परिवर्त्य अंतराल। चौथी क्या बताओगे, मतलब आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि अनुक्रिया होने की संभावना सर्वोत्तम होती है और वहां चारों ऑप्शन हैं और आपको एक करना है, तो आप क्या करोगे, परिवर्त्य अनुपात। 2 नंबर पे चॉइस करनी है तो निश्चित, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे। परिवर्त्य हमेशा बढ़िया होगा किससे, निश्चित से। अंतराल से बढ़िया कौन होगा, अनुपात। सतत से बढ़िया कौन होगा, आंशिक। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है क्या। मैं बच्चे को 5वीं और 7वीं अनुक्रिया पर पूर्ण बलन देता हूं, मैंने फिक्स कर रखा है, मैं हर 5 और 7वें अनुक्रिया पूर्ण बलन देता हूं, ये क्या हो गया, निश्चित। मैं कभी 15वीं पे, कभी 22वीं पे, कभी 35वीं पे पूर्ण बलन देता हूं, क्या हो जाएगा, परिवर्त्य। मैं हर 10 मिनट बाद पूर्ण बलन देता हूं, हर 10 मिनट आ गई, निश्चित। मैं कभी 5 मिनट पे, कभी 1 महीने पे, कभी 1 साल पे, कभी 1 घंटे बाद पूर्ण बलन देता हूं, परिवर्त्य। जहां भी समय आएगा वहां अंतराल आएगा, समय में बदलाव आएगा तो परिवर्त्य कर देना है, निश्चित आ गया तो फिक्स कर देना है। यदि अनुक्रिया की संख्या या प्रतिशत आ गया तो अनुपात करना है, निश्चित अनुक्रिया है तो निश्चित फिक्स वाला करना है, अन्यथा क्या करना है, परिवर्त्य। कोई भी बच्चा जिसको लगे हो कि सर ये समझ में नहीं आया हो तो बताओ, कोई भी बच्चा, कुछ भी जो आपको लगा हो कि सर बात समझ में नहीं आई हो, बता दो आप, बोलो देवियों, बताओ। ये आ रहे होगे, पल्ले पढ़ रहे होगे थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत की उम्मीद करूँ मैं तारा हूँ, बाकी तो 100% तो मैं तारा हूँ उम्मीद कर रही हो को नहीं, थोड़ो बहुत आयो को नहीं आयो मन तो बता दो बसते। सिंपल सा है, पूर्ण बलन सूची के 2 प्रकार हैं, सतत और आंशिक। सतत का मतलब जो लगातार दिया जाएगा, आंशिक का मतलब क्या है, जो कभी कभार दिया जाएगा। लगातार के अपेक्षा हमेशा क्या होता है, कभी कभार। कई बार कुछ बातों की चोट ऐसी होती है जो जिंदगी बदल देती है, ठीक है ना। घर का थान डेली के लाग जहां पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, स लागा कद लाग सी, तो वो बातें अपना असर खो देंगी। कभी पापा को गुस्सा आया, कभी नहीं बोलते थे, लेकिन एक दिन गुस्से में आके बोल दिया ऐसे ही कोई बात कि बेटा जिंदगी में मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत उम्मीदें पाली हैं, लोगों की पता नहीं क्या क्या बातें सही हैं, एक बात तेरे से कहना चाहता हूं, उन लोगों की बातों का जवाब मैं तभी दे सकता हूं जब तू कुछ बन के आ जाएगा। उस दिन मुझे लगेगा कि मैंने जो कुछ किया ना वो सही दिशा में तेरे लिए किया है। एक दिन आ बात कह दी, पापा इमोशनल हो गए, दिवाली के ऊपर ते गया हा चावल खाने, अरे पापा ऐ को मांड बना के भेजो थाने, किथे आया जना, थारी दिनचर्या थारो माइंडसेट ही बदल गो। एक बापू है डेली फोन करे, और गोपाल आज कितो पढ़ो, कोचिंग गयो, अच्छा, और रूम से बाहर गयो कौन गयो, डेली वो ज्ञान दियो जा। वो ज्ञान धीरे धीरे क्या करेगो, असर खो देगो। कभी कभार की बात चोट कर जाती है, जिंदगी बदल जाती है। जो कभी नहीं बोलता और वो एक दिन बोल देना तो बात बड़ी असरदायक होती है। तो सतत से बढ़िया हमेशा कौन सा होगा, आंशिक। आंशिक के 2 प्रकार, अनुपात और अंतराल। अनुपात को इतनो सो ही मतलब है, प्रतिक्रिया जहां भी आएगी, संख्या जहां भी आएगी, परसेंटेज जहां भी आएगा, वहां पे अनुपात करना है आपको। जहां
परीक्षा परिणाम की बात कर ली मैं, पांचवी सातवीं अनुक्रिया की बात कर ली मैं, तो अनुपात है। अंतराल में इतना याद रखना है, टाइम घंटा आगा, सेकंड आगा, महीना आगा, वर्ष आगो, सप्ताह आगो, ठीक है। ये जहां भी जिक्र होगा वहां अंतराल। निश्चित का मतलब है फिक्स दे दिया कि मैं हर 10वीं अनुक्रिया पे पूर्ण बलन देता हूं तो निश्चित है। मैं कभी 25वीं पे, कभी 32वीं पे देता हूं, कभी वर्ड आते ही क्या हो गया, परिवर्ते आ गया। मैं हर एक दिन बाद पूर्ण बलन देता हूं तो निश्चित अंतराल है। मैं कभी 2 दिन बाद, कभी 10 दिन बाद, कभी 25 दिन बाद पूर्ण बलन देता हूं तो क्या हो जाएगा, परिवर्त। कोई डाउट है किसी बच्चे को? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? बढ़े आगे। इसमें कुछ लिखना चाहो तो कोड वर्ड में लिख लेना। अनुपात का मतलब संख्या और प्रतिशत होता है। अंतराल का मतलब क्या होता है, समय। बस इसी से समझ में आ जाएगा आपके। ये समय को व्यक्त करता है, ये फिक्स को व्यक्त करता है, ठीक है ना, ये बदलाव को व्यक्त करता है। बस इतना समझ में आना चाहिए। अर्थ पे टिका हुआ है पूरा प्रश्न का आंसर। कोई दिक्कत है किसी को? लिख लिया सबने? समझ में आ गया? देवियों के आ गया? बहुत बढ़िया। एक सेकंड। इसका मैंने टोकन इकोनॉमी वर्ड लिखा दिया था क्या, स्किनर का? पुनः अंतर्नोद लिखा दिया था? ठीक है। हाँ सर। हाँ गुड इवनिंग सर। नहीं बताया, रेस्ट नहीं कर रहा था। हाथ तो ठीक है वैसे तो, थोड़ा सूजन तो है इस पे मामूली। हाँ वो हल्का हल्का उस जगह पे, बाकी मुँह नहीं करवाया, करवाना चाहिए क्या? ठीक है। और ठीक ठीक। हाँ नहीं और कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक ठीक है सर, ठीक है। हाँ 15-20 दिन हो गए सर। ठीक है सर, ठीक। ओके थैंक यू। हाँ तो हमारे डॉक्टर जो मेरे, जिन्होंने इसका फ्रैक्चर का इलाज किया, उनका फ़ोन था। वो कह रहे हैं हाथ कैसा है, कैसा लग रहा है मेरा हाथ आपको? टेढ़ा लग रहा है यार? ऐसे डरा क्यों रहा है? टेढ़ा थोड़ी। हो जाएगा सही। हाँ हाथ ही तो है, क्या फर्क पड़ा है? मेरा तो पग भी टेढ़ा था पहले, पैदा जब हुआ था तो ये पैर था, ये टेढ़ा हो गया था। तो हमारे नाना जी ने कहा कि इसको ऐसे ही रखना है। क्यों? मम्मी ने कहा तो बोले इसलिए रखना है कि नौकरी जल्दी लाग जैसी हो, ठीक है ना। बट कुल मिला के ठीक था टाइम मेरा, कि शुरुआत में आपके जन्म के समय छोटा मोटा कुछ हो ना तो वो क्या है, फ्लेक्सिबल होती हैं हड्डियाँ, अपने बाल विकास में पढ़ते हैं। उस समय यदि आपके हाथ को, पैर को जिस दिशा में रखा जाए थोड़ा सा ऑपरेशन करके, तो वो ऐसा ही हो जाता है। सब ये हाथ पहले सीधा था ना, अब आपको लग रहा है टेढ़ा है, ऐसे हो गया था पहले तो ये, अब तो बहुत सही होगा एक्सरसाइज से। तो ये प्लास्टर जब बंधा, ये यहाँ से टूटी हुई हड्डी है ना, तो ये ऐसे हो गया जब उतारा तो मैंने, ऐसे था ये, तो मुझे लगा कि टेढ़ा तो हो गया है, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज से इतना हो गया, अभी ऐसे सीधा है, ऐसा आपको लगता है कि टेढ़ा नहीं है, वैसे आप कहोगे तो भी मैं मानूंगा नहीं कि टेढ़ा है ये, ठीक है ना। अब इस मुश्किल होता है बदलाव, उस समय बदलाव हो जाता है। तो कई बार अपन चीज कहते हैं ना कि यार ये चीजें किस्मत में होती हैं, वो होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब उसको किस्मत मान के स्वीकार कर लिया जाता तो वो पैर ऐसे ही रहता। सच में मैं विकलांग कोटे का लाभ लेता या नहीं लेता, हो सकता गुंडा भी बन जाता, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन, कमी जो होती है आपके अंदर, वो फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है, ठीक है। वो अच्छा हुआ कि वो पैर एकदम सही हो गया उस समय, नॉर्मल सा माइनर ऑपरेशन हुआ और वो उसको रखा गया उस सिचुएशन में, तो वो एकदम सही है।
अब मैं आर्मी के हिसाब से भी फिट हूं, मैं यदि मैं आर्मी में जाना चाहूं तो भी मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और उसको अपन ये जोड़ लेते कि यार नौकरी लगने के लिए, नौकरी तो वैसे भी लग गया, जो चाहिए वही नौकरी लग गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपन सोचते हैं कि रिजर्वेशन या विकलांग कोटा या मैं विधवा कोटा या इस कोटे की वजह से लग सकते हूँ। ऐसा गलत फहमी है हमारी। आपको अपनी ताकत पे विश्वास करना चाहिए कि हम ऐसे लग सकते हैं। कल वो बच्ची का मैंने मैसेज डाला था मॉर्निंग में, वो 16 साल बाद लगी है वो, और वो 4-5 साल से तो उसने इतने मैसेज किए थे मेरे को कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा, लग गई ना। वक्त आता है सच में, थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ता है। अब 16 साल में थाने बोलूंगी थे 16 साल इंतजार कर लूं ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड के लिए, मैं को नाम ही थे, कांप जाओ थे नाम से, पॉसिबल ही नहीं है सर। हम तो 1 साल इंतजार करने की तैयार नहीं बैठे, वैकेंसी नहीं आ रही, कितने व्याकुल हैं अपन लोग। अब सोचो उसने 16 साल बेचारी ने कैसा स्ट्रगल किया है, क्या क्या सहा होगा, क्या पारिवारिक जीवन रहा होगा, उसके बाद आज वो ज्वाइन कर रही है। आप सोच के देखिए, जिंदगी बदलती है। थोड़ा सा अपने को धैर्य रखना पड़ता है, सही दिशा में मेहनत करनी पड़ती है, बाकी सब चीजें लाइफ में आती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये समझ में आ गया पूरा। चार टोकन इकोनॉमी एक वर्ड लिखो थे, रीट का मैन एडो प्रश्न है यो टोकन इकोनॉमी के ऊपर। ये पहली बार 18 रीट में आया था। टोकन इकोनॉमी शब्द स्किनर के सिद्धांत से रिलेवेंट है। टोकन इकोनॉमी, इसको सांकेतिक व्यवस्था भी बोलते हैं। टोकन इकोनॉमी, इसको सांकेतिक व्यवस्था भी बोलते हैं। लिख लिया। देखो एक कॉन्सेप्ट है अपने ग्रामीण जीवन का भी है, अपने आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ये क्या है, एक पुरस्कारों के आदान प्रदान की व्यवस्था है। बच्चे के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए एक वर्ड यूज किया इसने, टोकन को, एक सिस्टम बनाया। सिस्टम ये बनाया कि मान लीजिए अपने घर में एक बच्चा है और हमने कहा कि बेटा यदि तू अच्छा व्यवहार करके या डेली अपना होमवर्क करके या क्लास में अच्छी ये चीजें करके या घर की ये चीजें करके, तो यदि 50 तेरे को प्रत्येक व्यवहार के बदले में एक टोकन दूंगा। क्या बद दूंगा? मान लीजिए तुमने कहा कि पापा आज मैं झूठ नहीं बोला, तो तुझे पूरे दिन के लिए एक टोकन मिल गया। तुमने कहा कि पापा देखो मैंने पौधों में पानी डाल दिया, तो दूसरा टोकन मिल गया। तीसरा तुमने कहा कि पापा मैंने होमवर्क मेरा कंप्लीट कर लिया आते ही, स्कूल से आते ही, तो आपको तीसरा टोकन मिल गया। इसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा टोकन अर्जित कर सकते हो, कोई भी काम करके, किसी काम में मम्मा की मदद, पापा की मदद, या कोई भी क्रिएटिव वर्क करके। तो आप टोकन इकट्ठे करते रहो। अब इन टोकनों के बदले पापा ने एक सिस्टम चार्ट बना दिया कि जिस दिन तेरे पास 50 टोकन हो जाएंगे, 50 टोकन के बदले में तेरे को तेरी फेवरेट मूवी दिखाई जाएगी। कितने टोकन के बदले? 50। बच्चे के दिमाग में क्या चलेंगे? टोकन। इस टोकन के चक्कर में क्या करेगा वो? अच्छा व्यवहार करेगा और गलत व्यवहार, झूठ को, पाखंड को, सबको क्या करेगा? भूल जाएगा। यदि मान ले तेरे पास 100 टोकन हो गए, तो तुझे बाहर घुमा के लाऊंगा। तू कहेगा कि आज मुझे जंतर मंतर जाना है, आज मुझे अल्बर्ट हॉल जाना है, जहां भी तू बोलेगा वहां जाके आऊंगा। यदि तेरे पास 150 टोकन हो गए, तो तेरी फेवरेट ड्रेस, जो भी तू कहेगा ये मनपसंद ड्रेस, तो वो ड्रेस दिला लाऊंगा। ठीक है, मतलब इस प्रकार से एक सिस्टम बना दिया। अब बच्चे का दिल और दिमाग किस पे टिका हुआ है? टोकन। अब वो टोकन के चक्कर में बेचारा गलत व्यवहार कभी करेगा नहीं, वो अच्छा व्यवहार करता जाता है और धीरे धीरे वो अच्छा व्यवहार उसका संस्कार बन जाता है। इसको नाम दिया गया है टोकन इकोनॉमी सिस्टम। आपने घर का भी तो अपन बोला दिया करता ना कि तू यदि अहिया करशी तो तन अहिया देशा। 10वीं 12वीं को 4 में होया करता, मारता है ध्यान में है, बाद में तू ज्यादा को नहीं हो। अब तो शायद गवर्नमेंट जॉब को ही बच्चे है कि 10वीं के मैंने बेटा पास हो जाओगा, जब तो देखो वो काम कर देगा, फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी तो आज चीज दिला के देगा था। मतलब जिस टाइम पर साइकिल बड़ी चीज होया करती, एटलस वाली साइकिल को नहीं के, तो वह बहुत बड़ी चीज होया करती भी, साइकिल को बहुत बड़ो क्रेज हो। ठीक है, और मैं तो 4 साल साइकिल लेके गया हूँ। मन तो बया कौन ला के दी, कोई की उधार लाएडी बया लेके जातो, पैदल 5 किलोमीटर स्कूल जाना हो तो। ठीक है, बस भाई 5 किलोमीटर को पतो कौन चालतो, क्यों कौन चालतो, क्यों कौन चालतो? अरे हमारी क्लास में एक सुंदर सी लड़की ही
ठीक है ना। बाकी भाई पैदल पैदल जालती मैं बाकी पीछे पीछे चलता ना, मन भाई 5 किलोमीटर आनंददायक सा लगता कि ये जल्दी आ गया, ठीक है ना। खत्म नहीं होना चाहिए। तो हर जगह पुनर्बलन चाहिए, बिना पुनर्बलन का जिंदगी में कुछ भी को नहीं है, मान लो, ठीक है ना। तो जिस टाइम पर भी पुनर्बलन मार ली वह चीज होया करती, ठीक है ना। बना देख के भाई मुस्कुरा देती जना मार तो यहाँ मान लो अनार खाइडोस हो जाता हो, ठीक है ना। तो वो भी एक टाइम होता है अपना। तो लिखो टोकन इकोनॉमी क्या है। यह पुरस्कारों के आदान प्रदान करने की एक तकनीक है। यह पुरस्कारों के आदान प्रदान की एक तकनीक है जिसमें बच्चों को अच्छे व्यवहार के बदले जिसमें बच्चों को अच्छे व्यवहार के बदले एक टोकन दिया जाता है। बच्चों को अच्छे व्यवहार के बदले क्या दिया जाता है? एक टोकन दिया जाता है तथा बहुत सारे टोकन के बदले उनका मनवांछित पुरस्कार दिया जाता है। बहुत सारे टोकन के बदले उनका मनवांछित पुरस्कार दिया जाता है। बहुत सारे टोकन के बदले उनका मनवांछित पुरस्कार दिया जाता है। लिख लिया? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? समझ में आ गया टोकन इकोनॉमी मतलब? एक आप अपनी व्यवहारिकता में वो इमेजिन कर लिया करो, चीजों को भूलोगे नहीं। ऐसा तो ऐसे टोकन इकोनॉमी याद करोगे ना तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। माइंड में इमेज, जैसे मैंने बताई बात आपको बच्चे को कैसे देते हैं, तो वो चीज पिक्चर आपके दिमाग में बन जानी चाहिए, फिर टोकन इकोनॉमी कभी भूल ही नहीं सकते आप। ये जितने भी इसके वर्ड थे स्किनर के वो सब हो गए। अंतिम बिंदु है शिक्षा में उपयोगिता। इस सिद्धांत की उपयोगिता क्या है? उपयोगिता पे भी 4 प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए मतलब इंपॉर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते। मतलब आप उपयोगिता पे 4 प्रश्न आए हुए हैं, मतलब छोड़ नहीं सकते। पहला बिंदु लिखना, यह सिद्धांत भाषा विकास में अनुक्रिया व पुनर्बलन को इंपॉर्टेंट मानता है। ये 2 बार आया हुआ प्रश्न है, याद रखना इसको। यह सिद्धांत भाषा विकास में अनुक्रिया व पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानता है। यह सिद्धांत भाषा विकास में अनुक्रिया और पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानता है। आया हुआ प्रश्न समझ में आया? सिंपल सी बात याद रखनी है, मैंने आपको पहले दिन ही बोल दिया था। आर को आपको याद रखना है। बच्चे ने कोई भी शब्द बोला, बच्चे ने बोला पापा, बच्चा ने बोला मम्मा, बच्चा ने कुछ भी बोला और आपने कहा कि वेरी गुड बेटा, ये वेरी गुड बोल देने से वो शब्दावली उसकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। बच्चा रिस्पॉन्स करता और उसको पुनर्बलन नहीं मिलेगा तो वो शब्द दोबारा रिपीट नहीं करेगा। तो बच्चे का यदि भाषा विकास करना है तो हर रिस्पॉन्स पे क्या दो, उसको पुनर्बलन दो। पुनर्बलन देने से उसकी वोकैबुलरी डेवलप होती है। तो भाषा विकास में सिद्धांत उपयोगी है। और भाषा विकास में किसको इंपॉर्टेंट मानता है? आर। याद रखना है, 2 बार आया हुआ है। 2 नंबर पे, यह सिद्धांत आत्मविश्वास को बढ़ाने व चिंताओं को दूर करने में उपयोगी है। यह सिद्धांत आत्मविश्वास को बढ़ाने व चिंताओं को दूर करने में उपयोगी। आत्मविश्वास को बढ़ाने व चिंताओं को दूर करने में उपयोगी। सहमत हैं आप इस बात से? यस या नो? कॉन्फिडेंस बढ़ता है और चिंता क्या होती है? दूर होती है। सच है। लाइफ में मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं।
कोई इंसान आपको थोड़ा सा भी अच्छा बोल देता ना, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। थोड़ा सा भी अच्छा बोल दे, कोई थोड़ा सा नेगेटिव बोल देगा तो आपको लगेगा यार क्या बोल दिया। होता ना भाई, आप अच्छा पढ़ रहे हो, आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है, आप बढ़िया जो डेली के टास्क तय करते हो पूरे कर लेते हो शाम को रात को सोने से पहले, तो आपके रूममेट ने कहा कि यार तुम बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हो, सच में मुझे भी ऐसे ही करनी है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा यार कि हाँ मैं अच्छा पढ़ रहा हूं। ठीक है, एक शब्द बोल देने से टीचर ने आपकी प्रशंसा कर दी कि यार तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छी है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, तो ये बोल देने से आपका आत्मविश्वास इतना, भाई गेम तो कॉन्फिडेंस का और तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा जिस लड़की का 16 साल बाद सिलेक्शन हुआ है, उस लड़की कमजोर नहीं थी, वो उसको 16 साल नेगेटिव लोग मिले, उसको हमेशा लोगों ने डराया, उसको दबाया, उसे कहा कि तू नहीं कर पाएगी। ये समय तब लगता है इंसान को लाइफ में, याद रखना, अचीवमेंट प्राप्त करने में। यदि आपको कोई इंसान डेली पॉजिटिवली प्रेरित करने वाला हो तो 100% जो चीज 5 साल में हो सकती है ना, वो 1 साल में पॉसिबल है, ये मान के चलना। क्योंकि आत्मविश्वास यदि बढ़ेगा तो अचीवमेंट लेवल ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और टेंशन दूर हो जाएगी। अन्यथा जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आपके चेहरों पे मुझे तनाव दिखता है, होना नहीं चाहिए आपके तनाव, क्योंकि आप में से कोई पहला है, दूसरा, तीसरा कंपटीशन लास्ट दे रहे होंगे। ठीक है, वैकेंसी भी आई नहीं है, जस्ट आने वाली है। क्यों डरना, क्यों तनाव पालना? आप अपना बेस्ट दो ना, बेहतरीन दो ना, आप अपना चीजों में बैलेंस स्थापित करते हुए दो ना। लेकिन कोई आपको अनावश्यक रूप से डेली कहता है देख लेना वैकेंसी नहीं आएंगी यार, कुछ नहीं भरोसा, लास्ट में पेपर भी आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा, देख कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, ये ऐसे डराता है, तो वो चिंता का लेवल बढ़ता है। और चिंता का लेवल बढ़ने का मतलब है कि आप चाहे 4 घंटे क्लास ले लेना, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। टेंशन के साथ जिस दिन बैठे रहोगे, मैं बोल देता हूं आपको, इसलिए मैंने आपको बोला था कि मेरी क्लास में जब भी आओ ना, तो पॉजिटिविटी वाली बैठना, आप मस्ती के मूड में बैठना, आप इंजॉय के मूड में बैठना, कि सर की क्लास इंजॉय करने आए हैं। पढ़ने वाला रखना ही नहीं कि हम पढ़ने आए, कि पढ़ने वाला शब्द बोरिंग है, वो आपको बोरियत फील करवाता है कि पढ़ने जा रहे हैं। नहीं, हम आनंद लेने जा रहे हैं सर के क्लास में। आप देख लो एक बार, ये आनंद वर्ड अपने जीवन का हिस्सा बना लो, आपको खुद को फील होने लग जाएगा कि मैं 3 महीने में इतनी सारी चीजें मैंने पढ़ ली और सब चीजें मुझे याद हैं। तो ये एक सिद्धांत ये कहता है कि जितना रीइंफोर्समेंट का प्रयोग करोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और चिंता का लेवल अपने आप क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। इसलिए दोस्त हमेशा क्या रखो, अच्छे रखो, जो हमेशा चिंता को कम करें और कॉन्फिडेंस को क्या करें, बढ़ाएं। 3 नंबर पे, यह सिद्धांत निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है क्या? निदानात्मक उपचारात्मक, वही सेम चीज आ जाएगी, निदानात्मक उपचारात्मक। निदानात्मक का मतलब जानते हैं, कारणों का पता लगाकर समाधान करना। उपचारात्मक मतलब समाधान करना, कारणों का पता लगाना निदानात्मक है। रेमिडियल क्या है, आपकी कमियां क्या हैं। और ये मैं आपको पहले भी बोल रहा हूं, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बोला था, आप अपना चार्ट तैयार करो, आपको अपनी क्वालिटीज के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपने डीमेरिट्स के बारे में पता होना चाहिए, आप किस पार्ट में कमजोर हैं और क्यों हैं, उस पार्ट में अपने आप को बेहतर बनाने के लिए तुम क्या अपना रहे हो, क्या कर रहे हो। यदि ये चीजें नहीं कर रहे हो तो बहुत बेहतर स्टूडेंट और बेहतर प्रिपरेशन की दिशा में नहीं हो आप लोग। ये सिद्धांत ये कहता है कि जब अपन बच्चे का रिमीडियल करेंगे, कारणों का, समस्याओं का पता लगाएंगे, तो उसके बाद जब उपचार करेंगे तो उपचार में पुनर्बलन का प्रयोग करेंगे। इसलिए सिद्धांत निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में क्या माना गया है, उपयोगी। क्योंकि आपको उस नेगेटिव चीजों से भी निकलना है, तो उसका निकलने का रास्ता तो पॉजिटिविटी है। पुनर्बलन ही एकमात्र तरीका है जो बड़ी से बड़ी नकारात्मक परिस्थिति से आपको निकाल सकता है। समझ रहे हो ना आप, नकारात्मक दंड के माध्यम से इनसे आप थोड़ी निकल सकते हो, पॉजिटिविटी बढ़ाओगे तभी तो निकलोगे वहां से। 4 नंबर पे, अभिकर्मित अनुदेशन, स्टार दे लेना इसको जितने दे सकते हो उतने, 6-7 बार आया हुआ प्रश्न आरपीएससी में। अभिकर्मित अनुदेशन, अभिकर्मित प्रोग्रामिंग लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभिकर्मित अनुदेशन को गति प्रदान करने में, ठीक है, प्रोग्रामिंग लर्निंग बोलते हैं इंग्लिश में अभिकर्मित अनुदेशन को। अभिकर्मित अनुदेशन कहीं भी आ जाए और आपसे पूछ ले कि किससे रिलेवेंट है, किस अधिगम सिद्धांत से रिलेवेंट है, तो आपको स्किनर करना है। ये 6 या 7 बार आरपीएससी में रिपीट है। अभिकर्मित अनुदेशन, प्रोग्रामिंग लर्निंग का संबंध किस अधिगम सिद्धांत से माना जाता है, आपको आंसर करना है
स्किनर से माना जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन दिया स्किनर ने था। वही बच्चा छोटे छोटे पदों में विषय वस्तु को विभाजित करता है, फिर अपने आप गति से आगे बढ़ता है, फिर अपने आप को पूर्ण बलन देता है। तो सेम वही स्टेप यूज किए जाते हैं। तो अभिक्रमित अनुदेशन से रिलेवेंट है ये सिद्धांत, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, यह सिद्धांत व्यवहार परिमार्जन, ये भी आया हुआ, इसको भी स्टार्ट दे लेना। यह सिद्धांत व्यवहार परिमार्जन, यह सिद्धांत व्यवहार परिमार्जन में उपयोगी है। व्यवहार परिमार्जन जानो के, व्यवहार परिमार्जन जानते हो? अरे व्यवहार में सुधार, मुझे तुम्हारे व्यवहार को बदलना है तो मैं किसका सहारा लूंगा? पॉजिटिव पूर्ण बलन का। भाई पॉजिटिविटी से तो लाइफ में हर चीज बदलाव आता है ना। मैं आप लोगों को एक बात, रेशियो हमेशा बताता हूं कि मेरे पर्सनल बैच का सिलेक्शन रेशियो सबसे ज्यादा होता है। उसका कोई रीजन ये नहीं है कि मैं बहुत गजब पढ़ाता हूं, मुझे जैसा आता है वैसा पढ़ाता हूं मैं। हाँ ये बात अलग है कि मैं मेरे एफर्ट्स पूरे लगाता हूं कि यार मेरा पर्सनल बैच है, वहां बच्चे दोबारा कहीं जाने, मतलब ऐसा सोचे भी नहीं कि साइकोलॉजी हम कहीं और से पढ़ लें, उनमें पॉजिटिविटी आने। उससे बड़ा रीजन ये है कि जो मैं पॉजिटिविटी देने का प्रयास करता हूं वो बड़ा रीजन होता है सिलेक्शन में। जो तुम्हारे अंदर कमियां सब में है, ऐसा कोई बच्चा नहीं हो सकता इसमें कमियां नहीं है। आपका हो सकता है बैकग्राउंड बहुत खराब है, आपका सब्जेक्ट बहुत वीक हो सकता है, जीरो हो तुम सब्जेक्ट में, जीके तुम्हारा जीरो हो सकता है। मैं फिर भी कहता हूं कि तुम अंडर 100 रैंक के साथ सिलेक्शन ले सकते हो, सिर्फ एक चीज से कि तुम्हें अपने अंदर ये बिलीव आ जाए कि यार मैं कर सकता हूं सर। बाकी कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप मान के चलिए सब चीजें पॉसिबल हैं, सब चीजें आसान हैं। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे आपको डिप्रेशन में दिखाई देंगे, चिंताग्रस्त दिखाई देंगे। यूं सिलेक्शन थोड़ी होते हैं। आप ऐसे जयपुर में आप जिस रूम में रह रहे हैं वहां का आप आंकड़े निकालना, आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे कि एक बच्चा ऐसा था पूरे दिन रूम में पढ़ता था, बाहर नहीं निकलता था, उसका कैसे नहीं हुआ? नहीं हुआ सिलेक्शन। क्यों नहीं हुआ? पढ़ाई तो उसने भी की है, वो अंदर से बेहद खोखला हो चुका था, अंदर से वो चिंताग्रस्त हो चुका था, जबकि पढ़ाई उसकी नेक्स्ट लेवल की थी। वैसी पढ़ाई हर कोई नहीं कर सकता। ऐसे बच्चे आपको दिखेंगे लेकिन सिलेक्शन की प्रोसेस तक वो पहुंचते ही नहीं है। तो गेम ये नहीं है कि तुम कितना पढ़ते हो, गेम ये है कि तुम कितनी पॉजिटिविटी के बाद पढ़ते हो और पढ़ने के बाद कितनी पॉजिटिविटी आती है, कितने कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जाते हो। ये सब चीजें रोल अदा करेंगी। बाकी चाहे दुनिया में किसी कोचिंग वाले के पास पढ़ लेना, कंटेंट की बात करते हो तुम लोग, हर जगह कंटेंट उपलब्ध है दुनिया भर का। नेट पे इतना गजब का कंटेंट है, पूछो ही मत। तो कंटेंट की तो इश्यू नहीं रहा ना कि भाई वो कंटेंट उसके पास कम है, उसके पास खराब है, अच्छा, वो नहीं है। गेम ये है कि तुम 2 घंटे बैठते हो, कितनी पॉजिटिविटी से पढ़ते हो, तुम मेरे से पढ़ने के बाद कितनी पॉजिटिविटी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ोगे, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है चीजें, किस कोचिंग से कर रहे हो, किस टीचर से पढ़ रहे हो, ये मायने नहीं रखते हैं। एक टीचर के पास पढ़ने वाला एक रैंक लेके जा रहा है, एक टीचर के पास पढ़ने वाला फेल भी हो रहा है, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, 40% नंबर ही नहीं आ रहा। तो गेम किसका हुआ? आपका हुआ। आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो, ये चीज इंपॉर्टेंट। तो व्यवहार परिमार्जन में ये सबसे अच्छा सिद्धांत माना गया है क्योंकि पूर्ण बलन का प्रयोग ये करता है। 6 नंबर पे लिखना, परिणामों की जानकारी प्रदान करने में उपयोगी है सिद्धांत। परिणामों की जानकारी प्रदान करने में, परिणामों की जानकारी प्रदान करने में सिद्धांत उपयोगी। और अंतिम याद रखना, कहीं भी मशीन शिक्षण का नाम आ जाए, कंप्यूटर का नाम आ जाए, रेडियो आ जाए, कंप्यूटर आ जाए, टीवी आ जाए, जितने भी मशीन टीचिंग होता है ना, वो सब का संबंध जो होता है वो स्किनर से होता है, क्रिया प्रसूत से है। ठीक है, ये आया था इस बार आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में, लिख लेना। मशीन शिक्षण, मशीन शिक्षण कोमा कंप्यूटर अनुदेशन, मशीन शिक्षण, कंप्यूटर अनुदेशन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, मशीन शिक्षण, कंप्यूटर अनुदेशन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर इत्यादि के माध्यम से शिक्षण इसी सिद्धांत पे आधारित होता है, इसी सिद्धांत पे आधारित होता है।
इसी सिद्धांत पे क्या होता है, आधारित होता है। बताएं कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, कंप्लीट समझ में आ गया, कोई डाउट है किसी को? कमी इतनी सी है, ये आंतरिक कारकों को इंपॉर्टेंट नहीं मानता है, आनुवांशिक कारकों को इंपॉर्टेंट नहीं मानता है, मानसिक क्रियाओं को महत्वपूर्ण। यद्यपि आलोचना इसकी पूछी नहीं गई किसी एग्जाम में, फिर भी नोट डाल के लिखो तो लिख लेना नोट, यह सिद्धांत आंतरिक क्रियाओं आनुवांशिक कारकों आनुवांशिक कारकों वह मानसिक क्रियाओं को महत्वपूर्ण नहीं मानता। आंतरिक कारकों आनुवांशिक कारकों आनुवांशिक कारकों वह मानसिक क्रियाओं को महत्वपूर्ण नहीं मानता। ये इसकी कमी है, ये क्या इसकी कमी है। ये स्किनर हो गया। स्किनर और आईपी पावलो में डिफरेंस क्या होता है? आईपी पावलो में उद्दीपक प्रधान है, स्किनर में कौन प्रधान है? अनुक्रिया। आईपी पावलो का सिद्धांत साहचर्य नियम पे आधारित है, पावलो का कौन से नियम पे आधारित है? प्रभाव के नियम पे। आईपी पावलो में उद्दीपक पहले आता है, अनुक्रिया बाद में आती है, इसमें अनुक्रिया पहले होती है और उद्दीपक बाद में होता है। इस सिद्धांत आईपी पावलो का जो व्यवहार होता है वो अनैच्छिक होता है, मतलब कंडीशनिंग होता है, अनैच्छिक होगा। और स्किनर का जो सिद्धांत होता है वो ऐच्छिक होता है कि वो चाह के करता है कि मुझे रिस्पॉन्स करना है। और उसका वाले में जो अनुक्रिया होती है वो क्या होती है? अनैच्छिक होती है। ये माइंड में रह जाएगा ना। अरे पावलो पढ़ा दिया, स्किनर पढ़ा दिया, मान लो ऐसा कोई प्रश्न पूछता आईपी पावलो और स्किनर एक दूसरे डिफरेंट कैसे हैं, तो उसमें उद्दीपक प्रधान, इसमें अनुक्रिया प्रधान, उसमें साहचर्य नियम, इसमें प्रभाव का नियम, उसमें उद्दीपक पहले, इसमें उद्दीपक बाद में। ठीक है, इसमें अनुक्रिया जो होती है आईपी पावलो में वो अनैच्छिक होती है, ठीक है ना, वो कंडीशनिंग होती है। और इसमें जो अनुक्रिया होती है वो क्या होती है? ऐच्छिक होती है। माइंड में रखना। व्यवहारवादी चारों सिद्धांत कंप्लीट हो गए।